जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए इस यूट्यूब चैनल टुडे रोजगार के ऊपर लगातार क्लासेस देखने को मिल रही है। इसी कड़ी के अंदर इतिहास की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके लघुतरात्मक प्रश्न, जिसके जो है 8 प्रश्न जो पिछली क्लास के अंदर हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन संख्या 9 से स्टार्ट करने वाले हैं और परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। इन क्लासेज का फ़ायदा उठाइएगा, अपने दोस्तों को भी इस क्लास को जो है साझा कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा, जिससे जो भी क्लास आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर सूचना है, जिन भी साथी के पास अभी तक नोट्स अवेलेबल नहीं है और वो थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, तो वो दिए गए व्हाट्सअप नंबर 9602977341 पर मैसेज करना है। आपको यहाँ पर जो है हिंदी साहित्य के, भारत का इतिहास के, अनुसंधान पद्धति शास्त्र यानी रिसर्च मेथोलॉजी के, प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। जिन भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए वो यहाँ पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट करना है। और टुडे रोजगार के नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी समय समय पर आपको अपडेट दी जाती है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो है क्वेश्चन संख्या 8 तक कवर कर लिया था। आज क्वेश्चन संख्या 9 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 है कि फिरोज तुगलक की जो धार्मिक जो नीति थी वो क्या थी। तो फिरोज जो तुगलक था उसकी धार्मिक नीति क्या थी, तो यहाँ पर दिया गया है कि फिरोज तुगलक जो कि आपके 1351 से लेकर के 1388 तक क्या रहा था, दिल्ली सल्तनत का क्या रहा था, सुल्तान रहा था। और अपने शासनकाल के अंदर उसने क्या किया था, धार्मिक जो नीतियाँ थी उनके संबंध के अंदर जो है अलग से दृष्टिकोण इनके द्वारा क्या किया गया था, अपनाया गया था। और उसकी जो धार्मिक जो नीति थी उसको जो है मुख्यतः बात करें तो सहिष्णुता और सामंजस्य पर इनके जो है आधार इनकी रही है। जी साथियों, इनकी जो नीति थी वो एक तो सहिष्णुता और एक सामंजस्य पर आधारित मानी जाती है। और उसने जो है इस्लाम के प्रति जो अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए जो है विभिन्न धर्मों के प्रति जो सहिष्णुता का जो दृष्टिकोण अपनाया था, वो वास्तव में ही क्या था, एक जो है सम्मानजनक स्थिति के अंदर अन्य धर्मों को रखने का भी इनका क्या था, एक लक्ष्य रहा था। आगे है कि फिरोज तुगलक ने जो है अपने शासन में जो है जजिया कर की पुनः स्थापना की, यानी जो जजिया जो कर था वो पुनः स्थापना इनके द्वारा की गई। यानी जो गैर मुसलमान जो लोग थे उनसे क्या लिया जाता था, कर लिया जाता था, वही क्या कहलाया, जजिया कर कहलाया। जो एक विशेष कर था जिसे जिसे गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, अर्थात जो कि मुसलमान समाज से बिलोंग नहीं करते हैं, अदर समाज से, जैसे आपके हिंदू समाज हो गया और अदर जो समाज होते थे उनसे जो है कर लिया जाता था, वही क्या था, जजिया कर था। हालांकि उसने जो है इसे जो है एक न्याय संगत तरीके से लागू करने का प्रयास किया, ताकि जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अधिक बोझ न उठाना पड़े। और उसने जो है विभिन्न धार्मिक जो समुदाय थे उनके बीच जो है संवाद को प्रोत्साहित भी किया और सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी इनके द्वारा क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। और आगे है कि उसने जो है सुल्तान के दरबार में जो है हिंदू, जैन और अन्य जो धार्मिक जो नेता थे उनको भी आमंत्रित किया, जिससे विभिन्न धर्मों के जो बीच जो संवाद था उसको बढ़ावा मिले। इसके अलावा उसने जो है कई मंदिरों और धर्म स्थलों की भी मरम्मत करवाई और कुछ को पुनः स्थापित भी किया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। और फिरोज तुगलक की जो धार्मिक जो नीतियाँ थी वो मुख्यतः सामाजिक सुधारों पर केंद्रित रही थी। और उसने जो है गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं भी इनके द्वारा क्या की गई थी, लागू की गई। और उसने जो है धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार के लिए कई विद्यालयों और मदरसों की क्या की गई, इनके द्वारा है वो स्थापना की गई। इसके अलावा उसने है वो आपके धार्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार पर जोर दिया, जिससे समाज में जागरूकता बढ़े। यानी इन्होंने है वो आपके सबसे जो है धार्मिक ज्ञान पर भी इनके द्वारा क्या किया गया था, जो है विशेष रूप से इनके द्वारा है वो जोर दिया गया था। हालांकि फिरोज तुगलक का जो शासन काल था वो धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है, लेकिन उसकी जो नीतियाँ थी वो कभी कभी विवादित भी रही है। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि उसने धार्मिक आधार पर विभाजन को बढ़ावा दिया, फिर भी उसकी जो धार्मिक जो नीति थी उसे एक सही शासक के रूप में स्थापित किया, जिसने
भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के बीच सहिष्णुता और जो है समझ को बढ़ावा दिया था। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे शब्दों के अंदर यहाँ पर जो है इसका आंसर दिया गया है। आगे है प्रश्न संख्या 10 है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ और इसके परिणाम क्या रहे। तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो भारत पर लगभग आपके 1398 ईस्वी के अंदर हो चुका था। वह एक क्या था, मंगोल का जो है सेनापति था, जिसने जो है अपनी सेनाओं के साथ है वो भारत की ओर बढ़ते हुए उत्तर भारत के कई क्षेत्रों को लूटने का इनके द्वारा क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। और तैमूर का मुख्य उद्देश्य क्या था भारत को लूटने का, तो वो था कि भारत के जो समृद्ध जो शहर थे उनको नष्ट करना और उनके संसाधनों को अपने साम्राज्य में जो है समाहित करना, इनका एक मेन मकसद ये रहा है। और तैमूर ने जो है दिल्ली की ओर जो है मार्च किया, यानी दिल्ली की ओर बढ़े और 1398 ईस्वी में दिल्ली पर इनके द्वारा क्या किया गया, अटैक कर दिया गया। और उसका जो आक्रमण हुआ वो अत्यंत क्या था, विनाशकारी रहा। तैमूर ने दिल्ली को लूटने के बाद जो है इसे जलाने का क्या दिया गया, आदेश दे दिया गया, जिससे क्या हो जाए, शहर है वो तहस नहस हो जाए और व्यापक तबाही मच जाए। इसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग मारे गए और कई सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो धरोहर थी वो आग के अंदर नष्ट हो गई। जी हाँ साथियों, ऐसा जो है भयावह और विनाशकारी ये आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट है कि आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की जो शक्ति थी वो भारी मात्रा के अंदर कमी हो गई इसके अंदर। और तैमूर का आक्रमण जो है वो दिल्ली की जो राजनीति और अस्थिरता को बढ़ावा दिया गया, यानी दिल्ली की जो राजनीति थी वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी, अस्थिरता निश्चित रूप से बढ़ने वाली थी और कई छोटे बड़े राज्य थे उनका क्या हो गया, उदय हो गया। इसके अलावा बात करें तो इस आक्रमण ने जो है भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसमें मंगोलों के प्रति क्या कर दिया, भय का जो वातावरण था वो पैदा कर दिया, जिससे उनके अंदर भी, मंगोलों के अंदर भी क्या हो गया, भय पैदा हो गया। और तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, कमजोर हो गया और उसके प्रभाव में जो है क्या आ गई, कमी आ गई। ये आक्रमण भारत के अंदर जो है भारत में मंगोल साम्राज्य के प्रभाव को बढ़ावा देने वाला था। इसके साथ ही बात करें तो ये भारत में आने वाली जो कई नई साम्राज्यों की जो नींव रखने में क्या हुआ, मददगार भी साबित हुआ। और इस आक्रमण के बाद क्या होता है कि भारतीय समाज में परिवर्तन की एक नई लहर देखने को मिली और जिसमें सामाजिक, राजनीति और आर्थिक जो संरचनाएं थी उसमें क्या हुआ, परिवर्तन देखने को मिला। तैमूर का जो आक्रमण हुआ है वो भारतीय इतिहास के अंदर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण घटना के अंदर इसको क्या है, गिना जाता है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप की जो राजनीति और समाज को गहराई से क्या करती है, ये घटना प्रभावित करती है। जी हाँ साथियों, तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था दिल्ली के ऊपर एक भयानक आक्रमण के रूप में जाना जाता है, जिससे दिल्ली क्या हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, दिल्ली के अंदर भारी तबाही हो गई, हजारों लोग मारे गए और दिल्ली का जो शासन था वो क्या हो गया, कमजोर हो गया, उसकी सत्ता कमजोर हो गई। और जिससे क्या होता है, जिससे जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर जो मंगोल थे उनके अंदर भी क्या हो गया, भय का जो है वातावरण पैदा हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर आप दे पाएंगे, जो कि जो है शॉर्ट शब्दों के अंदर भी आप दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 11 है कि सिकंदर लोदी का शासनकाल कब था। सिकंदर जो लोदी था उसका शासनकाल कब था। तो सिकंदर लोदी की बात करते हैं कि जो जो आपके 1489 से 1517 तक दिल्ली सल्तनत का क्या रहा, सुल्तान रहा। और उसे जो है अपने प्रशासनिक जो कौशल और रणनीतिक जो दृष्टिकोण था उसके लिए क्या है, जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिकंदर लोदी को किस लिए जाना जाता है, तो उसको दिल्ली सल्तनत के अंदर प्रशासनिक कौशल और जो है रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए इनको क्या है, याद किया जाता है या फिर जाना जाता है। वह लोधी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भी माना जाता है और जिसने अपने शासनकाल के अंदर कई महत्वपूर्ण सुधार किए और साम्राज्य को स्थिरता क्या दी थी, प्रदान की थी। और सिकंदर लोदी ने जो है अपने शासन की शुरुआत अपने पिता बहलोल लोदी के अधीन की और बाद में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा।
और उसके शासनकाल के अंदर कई महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं और सुधार भी हुए वो भी देखने को मिले। उसने जो है पहले तो अपने साम्राज्य के भीतर राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित किया और इस दौरान है वो कई विद्रोह को कुचलने का कार्य भी इनके द्वारा किया गया। सिकंदर लोदी ने जो है प्रशासन के अंदर सुधार किया है और एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली भी इनके द्वारा क्या की गई, लागू की गई। उसने अपने दरबार के अंदर महत्वपूर्ण अधिकारियों की क्या कर दी थी, नियुक्ति कर दी थी और न्याय प्रणाली को मजबूत किया, यानी नियुक्ति कर दी थी जो अधिकारी थे उनकी, तो उनके द्वारा जो है जो विशेष रूप से जो है कंट्रोल किया जाने लगा, जिससे क्या हुआ कि जो समाज के अंदर या फिर राज्य के अंदर जो विद्रोह हो रहा था वो कम हो गया था। इसके अलावा बात करें तो उसने राजस्व संग्रहण प्रणाली में सुधार किया और जमींदारों के जो अधिकार थे उनको क्या कर दिया, सीमित कर दिया, यानी निश्चित जो अधिकार थे वो ही इनके द्वारा जमींदारों को दिए गए, जिससे राज्य की आय में क्या होती गई, वृद्धि होती गई, निश्चित रूप से वृद्धि देखने को मिलेगी। और उसका जो शासनकाल था वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था। सिकंदर लोदी ने भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित किया और विभिन्न धर्मों के बीच संवाद को बढ़ावा दिया और उसने अपने दरबार में कई विद्वानों कवियों को आमंत्रित किया, जिससे साहित्य कला में क्या देखने को मिली, वृद्धि देखने को मिली। सिकंदर लोदी का शासनकाल बात करें तो दिल्ली सल्तनत के लिए एक जो है सुनहरा अवसर हम कह सकते हैं या फिर सुनहरा युग भी कह सकते हैं। उसकी नीतियों ने जो है साम्राज्य की स्थिरता और विकास को क्या किया, सुनिश्चित किया, जो उसके उत्तराधिकारियों के लिए क्या रहा, एक मार्गदर्शक का कार्य रहा या मार्गदर्शक बना। और 1517 के अंदर है वो इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और इसके जो पुत्र है इब्राहिम लोदी वो गद्दी को संभालते हैं। लेकिन सिकंदर लोदी की उपलब्धियों और उसके शासनकाल काल को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण के रूप में बना दिया गया है। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो 1336 ईस्वी के अंदर होती है। ये जो साम्राज्य है वो दक्षिण भारत के अंदर स्थित है और इसका मुख्यालय बात करें तो आधुनिक वर्तमान के अंदर कर्नाटक के अंदर है, कर्नाटक के हम्पी के अंदर था। और विजयनगर साम्राज्य है इसकी जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का के द्वारा क्या की गई, इसकी स्थापना की गई, जो कि एक होयसालों के पूर्ववर्ती थे, यानी होयसालों के क्या थे, पूर्ववर्ती थे। विजयनगर जो साम्राज्य है इसका जो उदय हुआ वो भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण हिस्से में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में हुआ और इसकी स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने है वो साम्राज्य की नींव रखते हुए जो है नींव रखते समय इस क्षेत्र में जो है मुस्लिम आक्रमणों का जो है सामना किया था और उन्होंने स्थानीय राजनीतिक स्थिरता का लाभ उठाकर विजयनगर साम्राज्य की क्या कर दी, स्थापना की थी। और विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो अपने प्रारंभिक वर्षों के अंदर जो है ये दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों को अपने अधीन किया था और एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र भी इनके द्वारा क्या किया गया, स्थापित किया गया। और साम्राज्य ने न केवल राजनीतिक स्थिरता प्रदान की बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को भी इनके द्वारा क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। विजयनगर जो साम्राज्य था इसके अंदर जो है हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई। और इस क्षेत्र के अंदर बात करें तो विभिन्न मंदिरों, सांस्कृतिक संस्थानों का निर्माण भी किया गया। साम्राज्य ने जो है व्यापार वाणिज्य में भी जो है हमें जो है ग्रोथ देखने को मिली, जिससे इसकी जो है आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना ने दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चरण की क्या हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी थी और जो कि धार्मिक सहिष्णुता, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक भी बना है। साम्राज्य का जो प्रभाव है वो न केवल दक्षिण भारत में बल्कि समग्र भारतीय उपमहाद्वीप में भी इसका जो है असर देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 है कि बहमनी साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे, यानी बहमनी जो साम्राज्य था जिसका पतन हो चुका था इसके कारण क्या रहे हैं। तो बहमनी साम्राज्य की बात करते हैं। बहमनी साम्राज्य जो 1347 ईस्वी के अंदर स्थापित हुआ था, दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति
के रूप में उभरा था, लेकिन समय के साथ ये साम्राज्य कमजोर होने लगा और अंततः 1527 में इसका क्या हो गया, पतन हो गया। बहमनी साम्राज्य के पतन के कई कारण थे, जिनमें बात करें राजनीतिक कारण भी रहा है, सामाजिक भी रहा है और आर्थिक कारक भी शामिल है। प्रमुख कारण की हम बात करें तो एक आंतरिक संघर्ष था, जो कि इसका प्रमुख कारण माना जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही सत्ता के लिए संघर्ष जारी रहा। सम्राटों के बीच विवाद, रियासतों के प्रमुखों और अधिकारियों के बीच आपसी टकराव और उत्तराधिकार की समस्या साम्राज्य के भीतर अस्थिरता का क्या बनी, कारण बनी। इसके अलावा बात करें तो साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हुआ और जिसने सामाजिक एकता को भी क्या कर दिया, कमजोर कर दिया। और अर्थव्यवस्था की भी बात करें तो बहमनी साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण अर्थव्यवस्था भी रही है। साम्राज्य में खेती, वाणिज्य और कर संग्रहण जो प्रणाली थी उसके अंदर कमी देखने को मिली और भूस्वामियों की बढ़ती ताकत ने किसानों को शोषित किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ और कृषि उत्पादकता में गिरावट आई, जिससे खाद्य संकट का सामना करना पड़ा। बहमनी साम्राज्य के पतन में बाहरी आक्रमण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब साम्राज्य कमजोर हुआ तब अन्य शक्तियां जैसे कि विजय नगर साम्राज्य और मालवा के बहमनी साम्राज्य की सीमाओं पर आक्रमण किए और इन आक्रमणों ने जो है साम्राज्य को और अधिक कमजोर कर दिया। अंत में क्या होता है, बहमनी साम्राज्य के क्षेत्रीय विभाजन भी इसके पतन में एक प्रमुख कारण बने और साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय शासकों ने जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो है विद्रोह किया और जिससे साम्राज्य की एकता और शक्ति में क्या देखने को मिली, कमी देखने को मिली। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य का जो पतन है वो विभिन्न आंतरिक और बाहरी आक्रमणों का परिणाम था, जिसने दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को एक नया मोड़ भी प्रदान किया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 की तरफ है कि सल्तनत काल में सामाजिक दशा कैसी थी। सल्तनत काल के अंदर जो सामाजिक जो दशा थी वो किस प्रकार की देखने को मिली। सल्तनत काल था जो कि 1206 से 1526 तक का काल कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ये युग था, जिसमें सामाजिक संरचना में कई परिवर्तन हुए। इस काल के अंदर बात करें तो भारतीय समाज के अंदर जो विविधता और जटिलता थी, जिसमें विभिन्न जातियां, धर्म और सांस्कृतिक परंपराएं भी क्या है, सम्मिलित है। और इस युग में समाज में एक नया वर्ग उभरा जो तुर्क और आपके भारतीय शासकों के बीच के सांस्कृतिक मेलजोल का परिणाम था। तुर्क शासकों ने स्थानीय हिंदू जनसंख्या के साथ मिश्रित होकर के एक नया सामाजिक ढांचा बनाया और इस काल के अंदर जो उलेमा थे यानी इस्लामी जो विद्वान थे और धार्मिक नेताओं का सामाजिक प्रभाव बढ़ा और उन्होंने धार्मिक नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और विभिन्न जातियों, धर्मों के बीच सामाजिक ध्रुवीकरण भी इस काल में देखने को मिला और मुस्लिम शासकों के अधीन हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ा और जजिया कर जैसे करों ने इस विभाजन को जो है गहरा किया और हालांकि कुछ जो मुसलमान थे, मुसलमान शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन भी किया, जैसे कि अकबर के समय में जिसने धार्मिक संवाद को बढ़ावा भी दिया गया था। और सामाजिक गतिशीलता भी इस काल के अंदर देखने को मिली। कई जातियां, वर्ग जो है अपने स्तर पर जो है ऊपर उठने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम व्यापारियों और सिपाहियों ने समाज में अपनी स्थिरता को मजबूत किया, जबकि किसान और श्रमिक जो वर्ग था अक्सर शोषण का शिकार होते थे। महिलाओं की स्थिति भी इस काल में बदल रही थी और शासकीय जो नीतियों और जो सामाजिक परंपराओं के कारण जो है आपके महिलाओं को विभिन्न सीमाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ महिलाओं ने जो है शैक्षणिक और धार्मिक क्षेत्रों के अंदर अपनी पहचान भी बनाई थी। और इस प्रकार सल्तनत काल की सामाजिक दशा विविधता और जटिलता से भरी हुई थी, जो भारतीय समाज के विकास को प्रभावित करने वाली
थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 की तरफ है कि सल्तनत काल में प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो सल्तनत काल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बात करें तो 1206 से 1526 तक सल्तनत काल रहा है। इसके दौरान प्रशासनिक व्यवस्था की मैं बात करूं तो कई महत्वपूर्ण विशेषता इसकी देखने को मिली, जो उस समय के शासकों और उनके प्रशासन के तरीकों को क्या करती है, प्रभावित भी करती है, परिभाषित भी करती है और प्रभावित भी करती है। इस काल की जो प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसको तुर्की परंपरा और स्थानीय भारतीय परंपराओं का जो है समागम माना जाता है। प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता थी केंद्रीकरण। सल्तनत के शासक विशेष रूप से इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया और शासन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए स्थानीय गवर्नरों यानी उलुग बेग की नियुक्ति की, जो सीधे शासन के अधीन कार्य करते थे और ये व्यवस्था राज्य की स्थिरता और नियंत्रण को क्या करती थी, सुनिश्चित करने में सहायक थी। और राजस्व संग्रहण भी जो है प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। सल्तनत के दौरान विभिन्न प्रकार के करों टैक्सों का संग्रह किया जाता था और शासक ने जो है स्थानीय जमींदारों और व्यापारियों को से जो है कर संग्रह में सुधार करने के लिए नीतियां भी विकसित की थी। इससे राज्य की आय में वृद्धि देखने को मिली और प्रशासनिक जो खर्चे थे उनको पूरा करने में भी मदद मिली। और सल्तनत काल के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय प्रणाली को भी महत्वपूर्ण माना जाता है और न्यायालयों का गठन किया गया और जहां स्थानीय मुद्दों का समाधान भी किया जाता था। और उलेमा और धार्मिक विद्वान जो है इस न्याय प्रणाली का हिस्सा थे और उन्होंने जो है इस्लामी कानून के अनुसार न्याय प्रदान जो है किया था। और सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का भी जो है प्रशासन में ध्यान रखा गया और विभिन्न वर्गों के जो लोग थे उनके अधिकारों कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था में जातियों और धर्मों के आधार पर विभाजन भी देखने को मिला, जिससे कुछ वर्गों को विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इस प्रकार सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो गाइज आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।